नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये छोटा सा दिखने वाला डॉट इस यूनिवर्स में हमारा घर है जहां हम सब लोग रहते हैं। और जिस समय मैंने ये वीडियो बनाया उस समय मैं इस डॉट के अंदर ही था और जिस समय आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं आप भी इस डॉट के अंदर हैं। 14 फरवरी 1990 को ये फोटो धरती से 6 अरब किलोमीटर दूर से ली गई थी, जिसे नाम दिया गया पेल ब्लू डॉट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये फोटो इतनी दूर जाकर किसने ली होगी और क्यों ली होगी, क्या मकसद था इतनी दूर जाकर फोटो खींचने का और क्या राज था इस मिशन के पीछे, ये सब जानेंगे आज के इस 20 अगस्त 1977 नासा अपना एक स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 लॉन्च करता है और उसके ठीक 16 दिन बाद दूसरा एयरक्राफ्ट वॉयेजर 1 लॉन्च होता है कैनेडी स्पेस सेंटर से। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को सेम लोकेशन से लॉन्च किया गया था। इन जुड़वा स्पेस प्रोब का काम है हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रह और सूर्य की बाहरी सीमा तक या उसके बाहर तक जाना 38,000 प्रति घंटा की स्पीड से, यानी 1 सेकंड में 17 किलोमीटर स्पीड से। इस स्पीड से इन दोनों स्पेस प्रोब को हमारे सौरमंडल से बाहर जाने के लिए 44 साल लग गए। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये एक इंटरस्टेलर मिशन था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम है, ठीक हमारे सूर्य के सौरमंडल की तरह। ये जो सोलर सिस्टम के बीच में खाली जगह है इसे इंटरस्टेलर कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि हम अगर लाइट की स्पीड से, जो कि होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से यात्रा करें अपनी मिल्की वे की एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने के लिए, तो हमें 2 लाख साल लग जाएंगे। तो जब इतना समय लग जाएगा हमें अपनी मिल्की वे को पार करने में, तो सोचिए हमारे यूनिवर्स में तो ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सी मौजूद हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड वाकई में कितना बड़ा है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं या हमारी ही तरह कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है इस ब्रह्मांड में, और वो भी शायद हमारी ही तरह सोच रहे होंगे। और यही सब पता करने के लिए आज तक नासा ने 5 इंटरस्टेलर स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं। इनके नाम है पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन। इन पांचों में 2 ही स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर तक पहुंच पाए हैं और ये दोनों बड़े ही खास हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, क्योंकि इन दोनों की बदौलत ही हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून इन ग्रहों की कमाल की तस्वीर मिल पाई। आज तक वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ही यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंच पाए हैं, जो कि हमारे सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह हैं। और वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान तो इनसे भी आगे निकल चुका है और सबसे पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया है धरती से सबसे दूर जाने में और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाने में। सबसे दिलचस्प बात ये है दोनों स्पेस प्रोब में एलियंस के लिए बहुत सारे मैसेज जिनके साथ ये स्पेस में घूम रहे हैं। ये मैसेज इस उम्मीद में भेजे गए हैं कि कभी हम एलियंस से मिलते हैं तो उन्हें हम अपने बारे में बता सके इन संदेशों के द्वारा, जो कि लिखे हुए हैं इन गोल्डन प्लेट्स में। ये साल था 1965 जब नासा के एक साइंटिस्ट ने नोटिस किया हमारे सौर मंडल के आखिरी 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक बड़ी ही ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे 1970 के दशक तक। ये एक ऐसी अनोखी अरेंजमेंट है जो 175 साल में केवल एक ही बार आती है। तो नासा ने एक प्लान बनाया, क्यों ना इन ग्रहों की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके एक ऐसा इंटरस्टेलर मिशन बनाया जाए जिससे स्पेस प्रोब इन चारों ग्रहों के पास से गुजर सके, उनकी ग्रेविटी को यूज कर सके कम फ्यूल और समय को खर्च किए बिना, और जिससे इन सारे ग्रहों की फोटो ली जा सके। इस तरह ग्रहों की ग्रेविटी को यूज करने को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। किसी ग्रह या स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट के मास को इस्तेमाल करके अपनी स्पीड या डायरेक्शन को बदलने के लिए। और इसी को देखते हुए नासा ने ये स्पेस मिशन वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 बनाए। दोनों स्पेस प्रोब की डिजाइन की अगर बात करें तो लगभग सेम डिजाइन था दोनों स्पेस प्रोब का। दोनों स्पेस प्रोब 3 रेडियो आइसोस्टोपर थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर से लैस थे। इनमें कोई सोलर पैनल नहीं लगे थे, क्योंकि मार्स और जुपिटर से आगे सूर्य की किरणों में इतनी एनर्जी ही नहीं रह पाती जिससे कि उससे कोई एनर्जी निकाली जा सके। और क्योंकि इनका मिशन ही तो सोलर सिस्टम को पार करना था, इसलिए ये स्पेस प्रोब लैस हैं प्लूटोनियम एलिमेंट के रेडियो डीके से पावर्ड। प्लूटोनियम जब हीट होता है तो उसमें से हीट निकलती है और तब उस हीट को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाता है। और दोनों स्पेस प्रोब में 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट
प्लेनेट भी लगाए गए हैं, जिसमें एक था टू इमेजिन कैमरा सिस्टम जिससे ये फोटो ली गई थी, एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, एक मैग्नोमीटर जो प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड को नापता है, और एक हाई गेन एंटीना कम्युनिकेट करने के लिए धरती के साथ, और बाकी कुछ छोटे इंस्ट्रूमेंट डेटा मैप करने के लिए। ये पहली बार था जब जुपिटर के मून की इतनी क्लियर फोटो हमें मिल पाई और यहीं पे खोज हो पाई जुपिटर के रिंग्स की। पहले लोगों को लगता था कि सैटर्न प्लेनेट के चारों ओर ही रिंग है, पर ऐसा नहीं है। जुपिटर के पास भी रिंग है, पर वो पास जाकर दिखते हैं। ये जो जुपिटर है, इसके चांद और रिंग्स को मिलाकर कहा जाता है जोवन सिस्टम। ये जोवन वर्ड आया है रोमन गॉड स्काई ऑफ थंडर से, जोव जिसका नाम है, और जोव का दूसरा नाम ही जुपिटर है, जहाँ से इस प्लेनेट का भी नाम जुपिटर पड़ा। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जुपिटर जैसे 3 और प्लेनेट मौजूद हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनके पास मून है और रिंग्स मौजूद हैं, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और ये सारे प्लेनेट्स गैस जाइंट भी हैं। इसलिए इन चारों ग्रहों को मिलाकर जोवियन प्लेनेट्स भी कहा जाता है। इसी दौरान वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब ने बृहस्पति के आयो मून पर लाइव ऑनगोइंग वोल्केनो की भी खोज की। ये पहली बार था जब इंसानों ने सोलर सिस्टम में किसी और प्लेनेट पर एक्टिव वोल्केनो को देखा। वॉयेजर 1 की डिस्कवरी के बाद अब जुपिटर के चांद 13 से बढ़कर 16 हो चुके हैं, लेकिन आज तक हम बृहस्पति के 95 चंद्रमाओं की खोज कर चुके हैं। और इसके एक साल बाद वॉयेजर 1 12 नवंबर 1980 को पहुंचता है सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास। सैटर्न पर पहुंचते ही वॉयेजर 1 ने 3 चंद्रमाओं की खोज की, एटलस, पैरोमेंथस और पेंडोरा। लेकिन आज तक हमने 146 चंद्रमाओं की खोज कर ली है शनि ग्रह के मून्स की। लेकिन वॉयेजर 1 ने एक बड़ी ही दिलचस्प खोज की शनि के टाइटन मून पर। धरती के अलावा ये अकेला चांद है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और यहाँ लाइफ होने के चांस माने जाते हैं। और शनि ग्रह के बाद दोनों प्रोब्स के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वॉयेजर 2 जाता है यूरेनस और नेपच्यून की ओर और पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन जाता है इन प्लेनेट्स पर पहुंचने वाला। सन 1986 में यूरेनस के पास और फिर 1989 में नेपच्यून के पास, और फिर हमें मिलती है इन ग्रहों की ये शानदार फोटो। और इधर वॉयेजर 1 भी अपनी डायरेक्शन बदल लेता है और इक्लिप्टिक प्लेन से बाहर आ जाता है। इक्लिप्टिक कहते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें प्लेनेट अपने अलग अलग ऑर्बिट में सूरज के चक्कर लगाते हैं। 3D में अगर आप देखें तो ये इस तरह दिखाई देगा आपको। सारे प्लेनेट अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं सूरज के चारों ओर एक प्लेन डिस्क पर। लेकिन वॉयेजर 1 इस प्लेन से उठकर बाहर की तरफ निकल जाता है। वॉयेजर 1 प्रोब ग्रेविटी असिस्ट की वजह से बहुत तेज स्पीड पकड़ लेता है और आज के दिन ये स्पेस में उड़ रहा है 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन फोटो ली जाती है। ये फोटो जिसमें वॉयेजर 1 धरती से 6 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसमें कि हमारी धरती एक छोटे से ब्लू डॉट में दिख रही है। और इसके बाद वॉयेजर 1 ने एक सेल्फी भी ली जिसमें ये सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं। और फिर इसके बाद वॉयेजर 1 का कैमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि मेमोरी और पावर को बचाया जा सके आगे के मिशन के लिए। और फिर इसके आगे कुछ था भी नहीं स्पेस में सिवाय गुप्त अंधेरे के। दिसंबर 16, 2004 को वॉयेजर 1 की तरफ से अपडेट आता है कि उसने टर्मिनेशन शॉक को पार कर लिया है। ये एक ऐसा पॉइंट बना होता है हमारे सोलर सिस्टम की एज पर जहां हमारे सूरज की आई हुई सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल अचानक से धीमे पड़ जाते हैं। ये जो सोलर विंड है ये हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर चार्ज पार्टिकल्स का एक बबल बना देती है जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है। और ये हीलियोस्फीयर हमें इंटरस्टेलर से आने वाले रेडिएशन से भी बचाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एरिया होता है ये इंटरेक्शन का एरिया होता है जहां इंटरस्टेलर रेडिएशन सोलर विंड से मिलता है और एक बबल बाउंड्री बनती है। और इसको वॉयेजर 1 ने 2012 में ही क्रॉस कर लिया था। टोटल 22 साल लग गए वॉयेजर 1 को इंटरस्टेलर के बाहर जाने में।